नाज़रीन, ईरान टॉक्स खत्म हो गई हैं, दूसरा राउंड खत्म हुआ है। एक हिस्टोरिक टाइम यहां पर जारी है और हम एक क्रॉस रोड के ऊपर खड़े हुए हैं कि मामलात किस तरफ जाते हैं। दूसरा राउंड खत्म हुआ है, क्या नतीजा सामने आया है, क्या मामला जंग की तरफ जा रहा है या क्या मामला एग्रीमेंट की तरफ जा रहा है, तो एक्सक्लूसिव जो डिटेल सामने आ रही है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी दरमियान गजा के अंदर इजरायली फौजियों की हलाकतों की खबर सामने आ रही है। इजरायली फौजियों के हलाकत और जख्मी होने की रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है। और एक बड़ा वाकया हुआ है, अमेरिकी एम्बेसडर उसकी अपॉइंटमेंट हुई है इजराइल में, जो अमेरिकी एम्बेसडर है, और वो पहले ही दिन मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हो गया है। जिसको जैसे सेटलर्स स्टॉर्म करते हैं, तो इसी तरह जो अमेरिकी एम्बेसडर है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इस तरह का कोई वाकया अब से पहले पेश नहीं आया। ये अपनी नौयत का वाहिद वाकया है कि अमेरिकी एम्बेसडर वो मस्जिद अक्सा के अंदर जो है वो दाखिल हुआ है। और एक ग्लोबल मूवमेंट जब हम देख रहे हैं, एक एक मुल्क के अंदर किस तरह से कहीं यूनिवर्सिटीज की सतह के ऊपर, कहीं गवर्नमेंट्स की सतह के ऊपर ये इंसानियत की बहुत बड़ी जंग जो है वो जारी है। और कोलंबिया, ब्राजील, लैटिन अमेरिका, इस हवाले से कुछ नई रिपोर्ट्स आ रही हैं। फ़लस्तीन की किस तरह से सपोर्ट वहाँ पर जारी है, यूरोप में किस तरह से जारी है, जनूबी एशिया में किस तरह से जारी है, ये भी आपके सामने रखेंगे। यमन ने एक और ड्रोन मार गिराया है, टोटल 21 ड्रोन हो चुके हैं। एक और अमेरिकी ड्रोन जो है वो यमन की जानिब से गिरा दिया गया है। प्यूटन की जानिब से बहुत बड़ा सरप्राइज दिया गया है। यूक्रेन जंग के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। यूक्रेन की जो जंगबंदी है या उस जंग का आगे फैल जाना है, वो मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्टेड है। अगर यूक्रेन की जंग ना होती तो ईरान और रशिया का ये अलायंस न बनता, और ईरान की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी और उसमें सारा इजाफा हुआ है, उसमें रशिया का एक बहुत बड़ा किरदार है। और आप देखिए कि इस वक्त भी रशिया पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा हुआ है। तो अगर यूक्रेन की जंग ना होती तो ये अलायंस भी यहां पर ना बनता। तो यूक्रेन की जंगबंदी के हवाले से सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि प्यूटन ने ट्रूस अनाउंस कर दिया है। कुछ देर के लिए जंगबंदी जो है वो अनाउंस कर दी है। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक तो पहली बार ट्रूस अनाउंस हुआ है, और दूसरा ये यकतरफा ट्रूस अनाउंस हुआ है। यानी ये नहीं कि यूक्रेन और उनके सामने कोई प्रपोजल रखा गया और जिसको प्यूटन ने मान लिया है, नहीं, ऐसा नहीं। प्यूटन ने अपनी तरफ से जंगबंदी अनाउंस कर दी। प्यूटन ने मतलब तेजी के साथ रशिया अटैक कर रहा है, इलाके हासिल करता चला जा रहा है, तो प्यूटन ने ये एकदम क्यों उठाया? क्या यूक्रेन का मामला जो है वो जंगबंदी की तरफ जा रहा है? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जरा देखिए, यूरोप जो है वो मूव ऑन कर रहा है, यूरोप इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिसीज बना रहा है। एक बहुत बड़ी खबर यह है कि बर्तानिया ने अनाउंस किया है कि वो आर्कटिक के अंदर अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करेगा। आर्कटिक के बारे में आप जानते हैं कि वो इलाका जहां पर अगली जंगें होने जा रही हैं, जहां पर ग्रीनलैंड है, जिसके बारे में हम तफसीली बात कर चुके हैं, जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज, रेयर अर्थ मिनरल्स, बहुत कुछ छुपा हुआ है। बर्तानिया ने अपनी फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय करने का और अपनी टीम्स और अपनी प्रेजेंस वहां पर करने का ऐलान कर दिया। इससे पहले नहीं, क्योंकि इससे पहले अमेरिका था, ठीक है ना, अमेरिका था तो बर्तानिया भी था, लेकिन अब बर्तानिया इंडिपेंडेंटली बात कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है जो यहां पर नजर आ रहा है। अगला जो मैदान जंग होगा आर्कटिक, जिसके अंदर अमेरिका, रशिया और असल में चाइना की लड़ाई है, और अमेरिका के पीछे फिर यूरोप खड़ा है। लेकिन अब यूरोप अपने हिसाब से आर्कटिक के अंदर जा रहा है, और इसका मतलब यह भी है कि ग्रीनलैंड को वो कभी अमेरिका के हाथ अब नहीं जाने देंगे, क्योंकि अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी बनानी है, तो यूरोप ने भी तो अपनी टेक्नोलॉजी बनानी है, तो उनको भी तो रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, उनको भी तो ग्रीनलैंड की जरूरत होगी। तो इसका मतलब यह भी है कि वो ग्रीनलैंड को भी, और इसका मतलब यह भी है कि यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स भी। हालांकि वहां से एग्रीमेंट की खबरें आ रही है कि यूक्रेन और अमेरिका का एग्रीमेंट होने जा रहा है, लेकिन दरमियान में यह भी गर्दिश करता रहता है कि यूके का एक खुफिया मुआहिदा यूक्रेन के साथ ऑलरेडी बैक इन मैनी मंथ्स हो चुका है, और यह खुफिया मुआहिदा है, 100 साल तक के लिए यह एग्रीमेंट हुआ है, और इसमें रेयर अर्थ मिनरल्स और बहुत सारी चीजें, इसके ऊपर बर्तानिया और यूक्रेन का मुआहिदा है। लेकिन ओवरऑल तो वाज़ेह तौर पर अमेरिका बात कर रहा है, लेकिन बर्तानिया रिपोर्टेडली अमेरिका से मतलब छुप कर एक मुआहिदा यूक्रेन के साथ साइन कर चुका है। तो यूरोप को भी अब रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को खड़ा करना है, अपनी टेक्नोलॉजी को खड़ा करना है। अब वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है। और अब देखिए कि बिलियनर्स हैं वो अमेरिका से पैसा शिफ्ट कर रहे हैं, साइंटिस्ट, बाकी लोग वो यूरोप के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। ईरान से आगाज करते हैं, टॉक्स खत्म हो गई हैं, और रोम के अंदर ये टॉक्स हुई, और इसमें ओमान के जो एम्बेसडर हैं रोम में, उनकी रेजिडेंस के ऊपर ये टॉक्स हुई हैं, गैर मामूली। और देखिए ओमान को कितनी अहमियत जो है वो दी जा रही है, और एक इस्लामी मुल्क को एक रिस्पेक्ट वहां पर दी गई है। वगरना ये टॉक्स तो फिर इटली ने होस्ट करना थी, लेकिन ईरान ने इंसिस्ट किया कि नहीं, ओमान ही की प्लेस के ऊपर ये
टॉक्स होंगी। तो अल्टीमेटली ओमान की प्लेस के ऊपर ही ये टॉक्स हुई हैं। अच्छा, अब खबर ये सामने आ रही है, इब्तदाई रिपोर्ट्स अभी तक सामने आ रही है, इसके मुताबिक टॉक्स अच्छी गई हैं और टॉक्स को जारी रखने का फैसला किया गया है। अब टॉक्स को जारी रखने का फैसला किया गया है से मुराद यह है कि अच्छी चीजें हुई हैं। अगर अमेरिका आकर यह कह दे कि तुमने अपना प्रोग्राम जो है वो रोल बैक करना है, तो टॉक्स तो वहीं पर खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये वो शर्त है जिस पर कोई लेन देन नहीं हो सकता, जिस पर कोई बार्गेन नहीं हो सकता, जिसके बाद टॉक्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ईरान इसको कबूल नहीं कर सकता। तो आगे जारी रखने का मतलब यह है कि उस फ्रेमवर्क के अंदर, उस दायरे के अंदर बातें हो रही हैं जिसके अंदर ईरान चाहता है कि इसी दायरे में हमसे डिस्कस किया जाए। हमसे यह डिस्कस ना किया जाए कि हमारे रीजनल अलायंसेस क्या हैं, हमसे यह मुतालबा ना किया जाए कि हम मिसाइल सिस्टम जो है वो उसको खत्म कर दें, हम यूरेनियम की इनरिचमेंट को रोक दें, ये मुतालबा हमसे ना किए जाएं। हमसे सिर्फ न्यूक्लियर ओरिएंटेड, न्यूक्लियर वेपन ओरिएंटेड बात की जाए, ये ईरान की बुनियादी शर्त है। तो इसका मतलब इसी दायरे के अंदर ये बातचीत हो रही है, इसीलिए ये आगे बढ़ रही है। और ये भी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका इस बात के ऊपर एग्री कर गया है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रखेगा पीसफुली, वेपन की तरफ नहीं जाएगा, जिसको ईरान बार बार कह रहा है कि हम वेपन बनाने का कोई इरादा भी नहीं रखते, क्योंकि ये हमारे रिलीजन में हम इसको मॉरली सही नहीं समझते हैं। लेकिन इजराइल और अमेरिका कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप तो बना रहे हैं और आप तो खतरा है, ये है वो है। अब वही अमेरिका ईरान को कह रहा है कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रखें, लेकिन उसको वेपनाइजेशन की तरफ ना लेकर जाए, जो ईरान भी गारंटी दे रहा है, जो अब मिडिल ईस्ट के मालिक भी गारंटीज दे रहे हैं, जो रशिया भी अमेरिका को गारंटी दे रहा है, जो ब्रिक्स के उस एलामिया के अंदर लिखा हुआ था, जो बीजिंग डिक्लेरेशन में, जो मॉस्को मीटिंग में गारंटीज दी गई कि ईरान वेपनाइजेशन की तरफ नहीं जा रहा है। तो पहले ओमानी सोर्सेस से जो खबर सामने आ रही है वो आपके साथ शेयर करते हैं। द टॉक्स एम टू रीच एन एग्रीमेंट, एक ऐसे एग्रीमेंट तक पहुंचा जाएगा दैट इंश्योर ईरान इज कंप्लीटली फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ईरान बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, एंड दैट सैंक्शंस आर लिफ्टेड, और सैंक्शन जो है वो ईरान से खत्म कर दिए जाएंगे। देखें सैंक्शंस क्या होती हैं? सैंक्शंस किसी रिजीम को गिराने का बाकायदा हथियार होती हैं, सैंक्शंस बाकायदा हमला होती हैं। जिस तरह के सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगी हुई है ना, मतलब कंप्रीहेंसिव लेवल के ऊपर, जैसे वेनेजुएला के ऊपर लगी हुई है, जैसे रशिया के ऊपर, जैसे क्यूबा के ऊपर, इससे ये होता है कि आप उनकी इकोनॉमी को डैमेज करते हैं। इकोनॉमी को डैमेज करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग उस रिजीम के खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं, और वो कमजोर पड़ जाती है वो रिजीम, क्योंकि वो अपने डिफेंस के ऊपर खर्च नहीं कर सकती, अपनी इकोनॉमी को बेहतर नहीं बना सकती, लोगों की जिंदगियां बेहतर नहीं बना सकती, तो अल्टीमेटली वो रिजीम जो है वो कोलैप्स कर जाती है। तो सैंक्शंस का लिफ्ट होना बहुत बड़ी इस वक्त जरूरत है, और होनी भी चाहिए। क्यों? मतलब ईरान अपना ऑयल क्यों नहीं बेच सकता? ईरान के लोग जो है वो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? तो और मैंने आपको पिछली वीडियो में तफसीली बताया कि इजराइल हमला करना चाहता है, 90% इसके रिस्क है कि नेतन्याहू अमेरिकी उसके राजीनामे के बगैर भी हमला करेगा। उसकी वजह यह नहीं कि इजराइल कोई ईरान से लड़ने की सलाहियत रखता है, और ना इजराइल की फौजें जाकर कोई ईरान से लड़ने वाली। इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो गजा में एथनिक क्लींजिंग करना चाहते हैं और अमेरिका को ड्रैग करना चाहते हैं। अमेरिका जाकर लड़ेगा ईरान से, वो सिर्फ एक जंग को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इसलिए सैंक्शन हटनी चाहिए और जंग को रोकना, ये तो सबका कंसेंसस है। तो ओमानी सोर्सेज ये कह रहे हैं, जो इसमें मीडिएटर हैं, कि एग्रीमेंट की तरफ मामलात बढ़ रहे हैं। द टॉक्स आल्सो एम टू रीच एन एग्रीमेंट दैट प्रिजर्व द राइट ऑफ ईरान टू डेवलप न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। ये ईरान की बुनियादी शर्त है कि हम न्यूक्लियर अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे फॉर द पीसफुल पर्पस। लेकिन अमेरिका कहता है कि नहीं, तुम तो झूठ बोलते हो, तुम तो पीसफुल पर्पस के लिए नहीं जारी रखोगे, तुम तो वेपन बनाओगे। तो ईरान गारंटीज दे रहा है, सब गारंटीज दे रहे हैं, अमेरिका नहीं मान रहा था क्योंकि इजराइल पीछे बैठा हुआ था। तो अब अमेरिका इस बात की तरफ आ रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की बात सुनिए, वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर नेगोशिएशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स आर मेकिंग प्रोग्रेस। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कंफर्म कर रहे हैं कि टॉक्स कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही हैं, हिस्टोरिक टाइम, और वी रीच्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑन सम की फ्रेमवर्क्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड एग्रीड टू कंटिन्यू नेगोशिएशंस। 4 घंटे तक ये मुज़ाकरात जारी रहे, और वो कह रहे हैं कि हम कुछ बुनियादी जो फ्रेमवर्क है और बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमने ये एग्रीमेंट करना क्या है, किस फ्रेमवर्क के अंदर चीजों को डिस्कस करना है, उसके ऊपर हमने एग्री कर लिया। आज की टॉक्स का बुनियादी मकसद ही ये था कि वो फ्रेमवर्क डिस्कस कर लिया जाए कि भाई फ्रेमवर्क ये होता है ना कि भाई आप पीसफुल रखें एनर्जी, वेपन ना बनाएं, ये फ्रेमवर्क है। अगर वो इसमें ये वाली डिमांड डाल दें कि नहीं आपने रोल बैक करना है, आपने हिजबुल्लाह की सपोर्ट खत्म करनी है, तो वो तो फ्रेमवर्क सारा चेंज हो जाएगा ना, यानी किस दायरे के अंदर रहकर बात आगे बढ़नी है, तो वो दायरा तय किया गया है। टॉक्स विद यूएस वर्क कंस्ट्रक्टिव फॉरवर्ड लुकिंग, मामलात आगे बढ़ रहे हैं। आरकची सेज थर्ड राउंड ऑफ ईरान
US nuclear talks will take place on Saturday in Oman. अच्छा, अब आप देखिए कि ये टॉक्स जो है वो मंडे को भी दोबारा हो सकती हैं, ट्यूसडे को भी हो सकती थी, लेकिन फिर अगले सैटरडे को होंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ट्रंप इज इन नो हरी, संजीदगी के साथ फिलहाल जो हमें नजर आ रहा है। बाकी इजराइल की कोशिशें वो सारी अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगले सैटरडे मुराद यह है कि वो संजीदगी के साथ चीजों को वेट करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। वगरना ये होता है कि भाई 48 घंटे बाद दोबारा हम मिल रहे हैं, तुम इस चीज के ऊपर साइन करो, वगरना हम अटैक करने जा रहे हैं। ये अमूमी तौर पर रवैया होता है, और अगर यही रवैया होता तो फिर ईरान ये ना कहता कि कंस्ट्रक्टिव हैं और लुकिंग फॉरवर्ड और ये सारी चीजें ना होती। तो ये एक बहुत ही खुशाइंद खबर है। अच्छा, तो ये एक बात होगी। अब सवाल यह है कि आप कहेंगे कि भाई ईरान न्यूक्लियर बनाना क्यों नहीं चाहता? यह सवाल है ना कि क्या ईरान डरता है? क्या ईरान अमेरिका से डरता है कि भाई वो न्यूक्लियर ना बनाए और उसके ऊपर अटैक हो जाएगा? ऐसी बात नहीं। देखिए, बुनियादी बात क्या है, सऊदी वजीर दिफा जो है वो ईरान क्यों पहुंचे, और ईरान पहुंचकर उन्होंने भाई भाई का नारा लगाया। ये कैसे हुआ? किसने करवाया? कैसे ये पॉसिबल हुआ कि इस्लामी दुनिया की दो सबसे बड़ी दुश्मन ताकतें भाई भाई का नारा लगा रही हैं? तो ये बुनियादी बात आपको समझने की है। एक तो मैंने आपको बताया कि कंसेंसस है, दूसरी बात यह है कि ईरान सऊदी अरेबिया से, मिडिल ईस्ट से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। मिडिल ईस्ट के ममालिक, खासकर सऊदी अरेबिया, वो ये कहते हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर बनाएगा तो हम भी बनाएंगे और ताल्लुकात हमारे कशीदा हो जाएंगे। तो ईरान जो है वो इसलिए न्यूक्लियर नहीं बना रहा क्योंकि वो अच्छे ताल्लुकात चाहता है, और इसी में वे फॉरवर्ड है। यही इस्लामी दुनिया की सही डायरेक्शन है कि सब इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ें। अब आप देखिए कि ये पिछले कुछ सालों की और खासकर इस 1.5 साल की ये प्रोग्रेस है, ये ईरान की विजडम है कि उसने इस न्यूक्लियर को एज अ लेवरेज इस्तेमाल किया है। यानी न्यूक्लियर ना बनाकर उसका अपर हैंड आ चुका है मिडिल ईस्ट के ऊपर। और कैसे? और वो इस तरह से कि ईरान ये कन्वे कर रहा है कि देखिए हमें कितने थ्रेट्स हैं। इजराइल सुबह शाम कहता है कि हम अटैक करने आ रहे हैं, उसके बावजूद हम न्यूक्लियर इसलिए नहीं बना रहे कि हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो सऊदी अरेबिया, बाकी मिडिल ईस्ट के मालिक और यूरोप से भी फिर यही बात सामने आ रही है कि डिप्लोमेसी, तो वो इस बात को कंसिडर कर रहे हैं कि देखिए आज कौन हमारी बात मान रहा है? ईरान। देखिए सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट प्लस इजराइल प्लस यूरोप प्लस अमेरिका, ये अलायंस था, और इधर खड़ा हुआ था ईरान। तो अब यहां पर वो तब्दीली आ रही है। ये मिडिल ईस्ट के ममालिक किसके प्रिंसिपल को, किसके स्टांस को सेकंड कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं? ईरान के स्टांस को, इजराइल के नहीं। और यूरोप डिप्लोमेसी की बात कर रहा है। तो ईरान ने बड़ी विजडम के साथ ये जो न्यूक्लियर है इसको एज अ लेवरेज इस्तेमाल किया, एज अ अपर हैंड इस्तेमाल किया कि देखो तुम्हारी वजह से हम न्यूक्लियर नहीं बना रहे। और उसका सॉलिड एविडेंस आपके सामने है कि सऊदी अरेबिया के साथ भाई भाई का नारा लग चुका है। ये एक हिस्टोरिक टाइम, और इसके असरात आपके सामने होंगे। और फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस वक्त अमेरिका ये कैलकुलेट कर रहा है कि ये जो जंगें हैं जो हमने रशिया के ऊपर लॉन्च कर रखी है, ईरान के ऊपर लॉन्च कर रखी है, इसका नतीजा ये हो रहा है कि ये ममालिक आपस में इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, इनके अलायंसेस मजबूत होते चले जा रहे हैं। और वो सबूत है कि यूक्रेन की जंग ना होती तो रशिया और ईरान कभी करीब ना आते, और ये 4 मुल्कों का अलायंस ना बनता, जिसको अभी जो नेशनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट आई है, एनुअल रिपोर्ट जो CIA ने जारी की है, उसमें उन्होंने इन 4 मुल्कों को अमेरिकी एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। ईरान, रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, इनके अलायंस को उनके वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, उनके एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। और ये अलायंस बना कैसे? यूक्रेन की जंग, उसके बाद ईरान के ऊपर जो जंग लॉन्च की, ठीक है। तो अमेरिका ये भी कैलकुलेट कर रहा है कि भाई इन जंगों में, यूक्रेन में बदतरीन शिकस्त, ईरान के ऊपर सैंक्शंस का कोई असर नहीं हुआ। ईरान उसके बावजूद आगे बढ़ रहा है और ब्रिक्स एक्सपैंड हो रही है। तो अमेरिका में ये भी कैलकुलेशन है कि व्हाई दिस वॉर्स, अगर हम इन मुल्कों के साथ डील कर सकते हैं तो फिर हमें डील करना चाहिए, बजाय इसके कि हम जंग लॉन्च करें। और अब हम देख रहे हैं कि ये ममालिक ज्यादा ताकतवर होते चले जा रहे हैं। बहरहाल, अब इसी दरमियान जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर तेहरान पहुंचेंगे, वहां पर वो कन्वे करेंगे और उसके बाद जो है वो चाइना के लिए रवाना हो जाएंगे। अब देखते हैं कि नेतन्याहू इस सारी सूरत हाल को किस तरह से प्ले करता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, और कई डेवलपमेंट्स है, और ये सुनने से ताल्लुक रखती हैं कि किस तरह एक जंग जो है वो पूरी इंसानियत की जंग बन चुकी है, वो पूरे प्लेनेट के ऊपर फैल चुकी है और उस असरात हमें दिखा रही है। अच्छा, अब आप देखिए, एक शुरू करते हैं जो अमेरिकी एम्बेसडर है, जो इस वक्त जब इजराइल अपॉइंट हो चुका है। जब ये बंदा, इसकी कंफर्मेशन हो रही थी, तब भी हमने आपको बताया था कि ये एम्बेसडर जो है वो सबसे बड़ा ज़ायनिस्ट है और इसको अपॉइंट वहां पर किया जा रहा है। अच्छा, ये जिस दिन ये पहुंचा है, कल, यानी कि ये इजराइल पहुंचा, और आज जो है इसने पहले ही दिन, अपनी ड्यूटी के पहले ही दिन, ये मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हो गया, स्टॉर्म किया, बाकायदा जबरदस्ती जिसको कहते हैं ना, मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हुए। ये बड़ा वाकया है, ये अपनी नौयत का वाहिद वाकया है
کہ امریکی ایمبیسڈر مسجد اقصی کے اندر داخل ہو رہا ہے اور یہ سیٹلرز کو لے کر داخل ہوا ہے اور ساتھ اسرائیلی فوج تھی جو پروٹیکٹ کر رہی تھی اور وہاں پر جا کر اس نے ریچول جو پرفارم کیے ہیں اور پاس اوور کے دن جاری ہیں اور ہم نے پچھلے دنوں میں بھی دیکھا ہے کہ کس طرح سے اسرائیلی سیٹلر جو مسجد اقصی کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ کچھ دن 3 دن قبل جو ہے وہ 700 اسرائیلی سیٹلر جو ہے وہ مسجد اقصی کے اندر داخل ہوئے تھے۔ اچھا، ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بار بار مسجد اقصی کے اندر داخل ہو کر دراصل یہ اس چیز کو بھی نارمل بنا رہے ہیں، جیسے یہ غزہ میں روزانہ بچوں کو مار کر ہاسپٹلز کو اٹیک کر کے اس کو نارمل بنا دیتے۔ اب کو بچے کے شہید ہونے کی خبر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا پہلے بھی تو اتنے ہو گئے ہیں، تو کرائم کو نارمل کرنا یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے۔ تو بار بار مسجد اقصی میں داخل ہو کر اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے، وگرنہ آپ ماضی کے اندر چلے جائیں تو کوئی ایک آدھ واقعہ بھی ہو گیا نا تو اس کے اوپر جنگیں چھڑ جاتی تھی۔ 80s کے آخر کے اندر ایک اسرائیلی منسٹر جو وہ چلا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ انتفاضہ چھڑ گئی تھی جو کئی سال تک سب سے وائلنٹ وہ وار سمجھی جاتی ہے۔ تو اب یہ روزانہ داخل ہو رہے ہیں اور اب امریکی ایمبیسڈر جب اندر داخل ہو گیا اور پھر اس نے ایک اور کام کیا ہے، اس نے بتایا رپورٹرز کو کہ ٹرمپ نے اپنا ہینڈ ریٹن ایک نوٹ دیا ہے اور اس کو ویلنگ وال کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس میں جا کر اس نے اس نوٹ کو رکھا ہے جو ٹرمپ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا ہے۔ وہ ان کے ایک رسم ہے نا کہ اس وال کے اندر مختلف جو سوراخ بنے ہوتے ہیں اس میں یہ اپنی پرچی کچھ بھی جو ہے وہ چیز جا کر رکھتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ نے مجھے وہ ہینڈ ریٹن نوٹ دیا جو کہ میں نے اس ویلنگ وال کے اندر رکھا ہے، ساتھ یہ مسجد اقصی کے اندر داخل ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو اسرائیلی ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ویڈیوز بنا کر یہاں پر وہ اپنا ٹیمپل دکھا رہے ہیں، وہ ویڈیوز جاری کر رہے ہیں آرٹیفیشل میڈ، جیسے ٹرمپ نے بنائی تھی نا غزہ کے حوالے سے کہ وہاں پر ہوٹلز ہیں، گولف کورسز ہیں، نیتن کے ساتھ یہ بیچ کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ وہ ٹیمپل اپنا بنا کر وہ بھی ویڈیوز جاری کر رہے ہیں۔ تو سمہاؤ ہم بہت ہی کروشل موڈ کے اوپر ہیں، جو بھی ہے اس تنازع کے حوالے سے وہ ڈیسائیڈنگ ٹائم کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے دنیا کیسے سٹینڈ لے رہی ہے۔ کولمبیا کے پریزیڈنٹ زبردست آدمی ہیں، فلسطین کے زبردست سپورٹر ہیں، اور ویسے تو یہ امریکہ کے اتحادی ہے کولمبیا، اور یہ واحد کنٹری تھا جو ویتنام میں امریکہ کے ساتھ گیا تھا، لیکن ابھی ریسنٹلی جو کولمبیا اور امریکہ کی کشیدگی ہوئی اور کولمبیا جو ہے وہ اس کے بعد چائنا کی طرف چلا گیا ہے، چائنا کے کیمپ کے اندر، تو کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے بہت سخت ترین سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ یہ اب تک کی کسی بھی ہیڈ آف دی گورنمنٹ کی جانب سے ویسٹ میں سب سے ہارش ترین سٹیٹمنٹ ہے، یہ سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ کولمبیاز پیٹرو کالز غزہ جینوسائیڈ کمپیئرز پیلسٹینینز ٹو کرائسٹ، ویری امپورٹنٹ۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو واضح لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ ان کی تاریخ میں نا سب سے یہ جس چیز کو چھپاتے ہیں، اور انہوں نے فار سینچریز اس چیز کو چھپایا اور اس کو بدلا، سارا کچھ کیا۔ تو کولمبیا کے پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کرائسٹ کو انہوں نے تکلیفیں دی تھیں، یہ ویسی ہی تکلیفیں جو فلسطینیوں کو بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ ان کی تاریخ، ان کی سرشست کے اندر یہ شامل ہے کہ یہ کیسے ظلم اٹھاتے ہیں۔ تو جیسے اب چونکہ یہ بیان آج ایسٹر شروع ہو رہا ہے نا، تو ایسٹر جو کہ کرسچنز کا سب سے بڑا فیسٹیول ہے، تو اس تناظر میں بھی یہ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے۔ calls attention to the torture of Palestinians. Colombian president has issued one of its strongest denunciations yet of Israeli actions in Gaza, describing them as bloody genocide. سب سے strong ترین الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، and drawing a symbolic comparison to the suffering of Jesus Christ. ایک سمبولک انہوں نے کمپیریزن کہ ان کو بھی کیسے انہوں نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اور یہاں پر بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ His remarks came during Holy Week, amplifying the emotional and moral weight of this message. یہ Holy Week شروع ہو رہا ہے عیسائیوں کے لیے، یہ ایسٹر ان کا سب سے بڑا تہوار ہے جو in the commemoration of Jesus Christ، ان کے دوبارہ زندہ ہونے کی کمیموریشن کے اندر جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ تو اس تناظر کے اندر یعنی وہ جو ایموشن اور مورل ویٹ ہے وہ اس میسج کا اور بڑھ گیا کہ وہ کس شام کو کس موقع کے اوپر جاری کیا جا رہا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد کے اندر وہ سارا فیسٹیول منا رہے ہیں۔ مرجنگ تھیولوجیکل سمبلزم ود پولیٹیکل کنڈیمنیشن، اور انہوں نے ریلیجیس اور پولیٹیکل دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے سمبولیکلی یہ میسج ہے وہ سخت ترین جاری کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر ملک اپنے اپنے دائرے کے اندر جو ہے وہ بات کر رہا ہے، اور اصل میں جو ان کی اصلیت ہے اس کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ ریلیجیس سٹیٹ والی جو ریاست ہے ان کی اصلیت کو، اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو جیزس کرائسٹ والی بات ہے، آپ ان کی تاریخ پڑھیں، فار سینچریز دیکھیں آج ان کے کرسچن کے ساتھ کس طرح سے تعلقات ہیں، کرسچن زائنزم، یہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہیں بھائی۔ اس چیز کچھ ممالک میں انہوں نے باقاعدہ قانون پاس کروایا ہے کہ اس ایشو کے اوپر بات نہیں ہوگی
کہ انہوں نے کیا کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور بہت ساری لٹریچر انہوں نے لکھوایا، بہت سارے چیزیں لکھوائی گئیں کہ انہوں نے ایسا کیا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، وہ تو ساری چیزیں ثابت ہیں. تو وہ اس لیے اس کو انہوں نے ریموو کرنے کی کوشش کی کہ جو کرسچنز کی نئی جنریشن ہے وہ اس بات کو جان نہ سکیں. تو اس موقع کے اوپر کولمبیا کے پریزیڈنٹ یاد کروا رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کے خلاف ہمیں سب کو کھڑا ہونا چاہیے. اچھا، برازیل کے اندر دیکھیے مختلف اکیڈیمیا کے لوگ، اسکالرز کھڑے ہو رہے ہیں، اور برازیل میں جو زانس لابی ہے وہاں پر ان کے خلاف ہے. تو یہ ہر ملک کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں. آگے سے جو زانس لابی ہے وہ ان کے در پہ ہو چکی ہے، اور اس سے جو زانس لابی ہے وہ بھی ایکسپوز ہو رہی ہے کہ کس ملک میں یہ کیسے کہاں پر ورک کرتی ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ ایکسپوز ہو رہی ہے. برازیلین اسکالر فیس بیکلیش فار غازہ ایڈوکیسی condemning the Israeli war on Gaza. Escalating campaign of intimidation after publicly condemning the ongoing Israeli war on Gaza, her outspoken stance, including the use of word genocide in Gaza, has triggered a wave of online abuse by elements of Brazil's Zionist lobby. ان سکولرز نے جو کہ بہت وہاں پر ریسپیکٹڈ ہیں، بہت فیمس ہیں، انہوں نے کھل کر آ کر کہا اور یہ ٹرم استعمال کی کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے. تو اس کے بعد جو زائنسٹ لابی ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ پوری کیمپین چلا رہی ہے. سپارکنگ سیریس کنسرنز اوور ایکیڈیمک فریڈم ان برازیل. ایک ایک ملک کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں. زائنسٹ لابی پریشر ایکیڈیمک ڈسکورس ان برازیل. اس وقت آپ دیکھیے پاکستان کے اندر جیسے بہت سارے مظاہرے اور ڈیڈلی کچھ مظاہرے ہوئے ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ اس میں جاں بحق بھی ہوا ہے. ایک فوڈ چین کا وہ گارڈ تھا، اور ابھی اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں کہ وہ ڈیلیبریٹلی گولی چلائی گئی ہے یا غلطی سے لگی ہے، لیکن ایک ہلاکت جو ہے وہ ہوئی ہے. تو اس طرح آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ہی ایک لیگ جاری ہے جس کا جو ہے وہ بائیک آؤٹ کیا جا رہا ہے. تو ہر ملک کی گورنمنٹس کچھ نہ کچھ فیس کر رہی ہیں. مغرب کے اندر سب سے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ غزہ سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے. اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ سولجرز کلڈ اینڈ 4 ادر انجرڈ سم کریٹیکلی ان این اٹیک آن اسرائیلی ملٹری وہیکل ان غازہ سٹی اینڈ Palestinian gunmen targeted the rescue force, killing soldier and raising the number of wounded. اس کے بعد جو اسرائیل کی ملٹری ریسکیو فورس آئی اس کو بھی ریزسٹنس نے نشانہ بنایا، اور اس سے ان کی ہلاکت اور زخمیوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ گئی ہے. تو ریزسٹنس وہاں پر موجود ہے اور اٹیکس کر رہی ہے. بہت کم انفارمیشن اس حوالے سے آ رہی ہے کہ وہاں پر ایکچولی کیا ہو رہا ہے، لیکن اسرائیل پورا زور لگا رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں فل سکیل وار وہاں پر جاری ہے، اور پچھلے آپ کہہ لیں کہ یہ تقریباً 25 مارچ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فل سکیل وار کا وہاں پر جاریت کا آغاز ہو چکا ہے. لیکن خبریں اس حوالے سے نہیں ہیں، اتنا نہیں بتایا جا رہا کہ اتنی بڑی جنگ جاری ہے. اسرائیل نے جو کرنا ہے وہ غزہ میں کر رہا ہے، اچیومنٹ اس کو نہیں ہو رہی لیکن وہ کر رہا ہے جو اس نے کرنا ہے. اچھا، قسام بریگیڈ نے ایک اور ویڈیو جاری کر دی ہے، اور اب کی بار انہوں نے ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے. وہ کس انداز میں؟ اسرائیلی قیدی کی فار دا ویری فرسٹ ٹائم اپنی فیملی سے کال پر بات کروائی گئی ہے، اور اس کال کو ریکارڈ کیا گیا اور وہ جاری کی گئی کیسے وہ اپنی فیملی سے بات کر رہا ہے، اور ان کو کہہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پروٹیسٹ کیے جائیں، اور نتنیاہو کی بمباری کی وجہ سے کیسے ہم خطرے میں ہیں، اور یہ تو ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں لیکن کیسے نتنیاہو کی بمباری کی وجہ سے. تو اس سے اسرائیل میں وہ آلریڈی ایک ماحول بنا ہوا ہے. تو ابھی یہ ویڈیو جاری ہوئی ہے تو اس سے کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی. اور اس کے ساتھ حماس نے یہ کہا ہے کہ 2 دن قبل جو اسرائیل نے بمباری کی اور امریکی قیدی جو کہ مسنگ ہو گیا، تو اس کے حوالے سے ابھی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے، اور اس کے زیادہ خطرات یہی ہیں کہ وہ اس میں ہلاک ہو چکا ہے. جو اس کا یونٹ تھا حماس کا، پروٹیکٹ کر رہا تھا اس امریکی قیدی کو، اس میں سے ایک جو حماس کا فائٹر اس کو جو ہے وہ ملبے تلے سے نکال لیا گیا ہے. تو اس کا مطلب وہاں پر بمباری ہوئی ہے، یونٹ میں سے ایک جو فائٹر ہے اس کو ملبے تلے سے نکال لیا گیا ہے. باقی فائٹرز کا بھی نہیں پتا اور امریکی قیدی کا بھی نہیں پتا. تو یہ وہ قیدی ہے جس نے پچھلے سنڈے ویڈیو جاری کی تھی ٹرمپ کے نام، اور کہا تھا کہ مجھے جو زندہ لے کر جانا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری وجہ سے جنگ شروع ہوئی ہے. تو اس کا بھی بہت زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ آنے والا ہے. پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر آپ دیکھیں 93 جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. 48 آورز کے اندر 93 فلسطینین جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں. یمن نے ایک اور ڈرون مار گرایا ہے، اور پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر یہ دوسرا MQ-9 ڈرون ہے، اور ٹوٹل 21 ہو چکے ہیں جو ڈرون جو ہے وہ مار گرائے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ پیوٹن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا. اور پیوٹن نے کیوں یہ کیا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ امریکہ کی جانب سے جو پرپوزل دیا گیا ہے اس کے اندر تمام شرائط مان لی گئی ہیں. نیٹو والی شرط مان لی گئی ہے، کریمیا باقی علاقے ان کو رشیا کا حصہ تسلیم کر لیا گیا ہے. یوکرین فارغ ہو گیا، عبرتناک شکست یوکرین سمجھنے ٹوٹ چکا ہے، اور یوکرین نام کا کوئی ملک اب باقی نہیں بچا. وہ علاقے انہوں نے رشیا کے تسلیم کر لیے ہیں اس پرپوزل کے اندر، ٹھیک ہے، اور سینکشن ختم کرنے جا رہے ہیں.
रशिया ने अपनी तमाम शरात वहां पर मनवा ली। तो उसके बाद प्यूटन ने 2 दिन का ट्रूस अनाउंस कर दिया है ईस्टर के हवाले से, और एकतरफा कर दिया है और कहा कि अब यूक्रेन की मर्जी है, वो करे ना करे। तो इससे उन्होंने ये तासुर दिया कि देखें हम तो ट्रंप की बात मान रहे हैं, और वो उल्टा प्रेशर यूक्रेन और यूरोप के ऊपर आ गया। अब अगर वो नहीं करेंगे तो वो मजीद एक्सपोज होंगे कि वो जंग को जारी रखना चाहते हैं। ठीक है, तो बड़ी विजडम के साथ मामला वहां पर आगे चल रहा है। तो देखते हैं किस तरफ ये चीजें जाती हैं। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।